खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूँ माहीन उस्मानी और आज से हमारे नए प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है फायरसाइड चैट। फायरसाइड चैट का क्या मतलब है? ये एक मज़ेदार प्लेटफॉर्म है जिस पे नामी गिरामी शख्सियात आएंगे और अपनी कहानियाँ हमारे साथ शेयर करेंगे। हम बहुत कुछ सीखेंगे और हमारे दिमाग भी खुलेंगे। जैसे मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी प्लेटो ने कहा, दोज़ हू टेल स्टोरीज रूल द वर्ल्ड। जो कहानियाँ सुनाते हैं वो दुनिया पर हुकूमत करते हैं। तो आइए हम मिलते हैं आज हमारी पहली मेहमान से, अमीना सैयद। जी अमीना सैयद, वेलकम टू आवर प्रोग्राम फायरसाइड चैट। और आपके करियर जो है वो तो ग्राउंड ब्रेकिंग है ही, उसके बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि हम शुरू करें बिल्कुल शुरू से। जब आप अमेरिका में थी और छोटी बच्ची थी, आपके वालिद वहाँ पोस्टेड थे, तो उस वक्त के बारे में हमें कुछ बताएं। जी, मैं असल में मेरे वालिद को का ट्रांसफ़र हुआ था कराची से कॉन्सल जनरल हेड ऑफ़ मिशन न्यूयॉर्क में, पाकिस्तान की जो कॉन्सुलेट थी। जी। तो मैं एक बहुत छोटी थी, प्राइमरी स्कूल में थी, मेरे ख़्याल में 7-8 साल की, तो 6-7 साल। बहरहाल जब हम लोग वहाँ पहुँचे न्यूयॉर्क, तो हम शिप से आए थे और अच्छा। मैंने कभी अ, व्हाइट स्किन नहीं देखा था कभी गोरों को नहीं देखा था। तो जब हम लोग पहुँचे वहाँ न्यूयॉर्क में, तो वहाँ और कभी मैंने औरतों की टाँगें नहीं देखी थी ड्रेसेस पहन रही हैं। मैं हैरान रह गई, मैंने सोचा ये कहाँ आ गई मैं? ये सफ़ेद लोग हैं और इनकी टाँगें भी नज़र आ रही हैं। तो एक औरत के पास मैं गई, मैं उसकी टाँगें छूने लगी कि ये है क्या चीज़? उसने कहा गो अवे, गो अवे तो ये मेरा समझिए न्यूयॉर्क का इंट्रोडक्शन था। और मुझे एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का नहीं आता था, क्योंकि तो अच्छा। हम लोग कराची हम घर में हमेशा उर्दू उर्दू बोलते में थे। बात करते थे। तो वहाँ फिर जब मेरे स्कूल में मुझे दाखिल किया, उसका नाम था पब्लिक स्कूल नंबर 17। तो बल्कि मैं मज़ाक करती हूँ कि लोगों के जो स्कूल जाते हैं उनके नाम होते हैं, मेरे स्कूल का नंबर था। नंबर था, जी। तो जब स्कूल में गई तो अंग्रेज़ी नहीं आती थी और वैसे भी वहाँ उस ज़माने में थोड़ी-सी रेसिज़्म भी थी, तो मुझे ज़्यादातर बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और जब हमारा लंच का टाइम होता था, तो मेरी अम्मी मुझे ऑमलेट और पराठा भेजती थी पैक करके। तो वहाँ सब लोग अपने बिल्कुल नीट से सैंडविचेज़ निकालते थे, मैं अपना ऑमलेट और पराठा निकालती थी, तो वो लोग अपनी नाक पकड़ लेते थे, अच्छा। मेरा खाना देखकर। तो मैं घर जाके रोती थी, मैं अम्मी से कहती थी, देखिए आप डबल रोटी के इस तरह सैंडविचेज़ बनाएँ, वो मेरे साथ भेजा करें, ये मत भेजें। तो वो कहती थी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। और वो चलता था अंडा पराठा। लेकिन एक मेरी दोस्त बन गई थी, उसका नाम मुझे अभी तक याद है, जेनी उसका नाम था। और अगर आपकी एक दोस्त बन जाए, तो समझिए फिर ज़िंदगी आसान हो आसान जाती हो है। जाती है, जी। और वो मेरा अंडा पराठा भी मेरे साथ शेयर करती थी, कभी मैं उसका सैंडविचेज़ करती थी। और उसके बाद फिर मुझे स्कूल अच्छा लगने लगा, मज़ा आने लगा, चूँकि मेरी दोस्त थी एक स्कूल में। 3 हफ्ते में मैं अंग्रेज़ी बोलने लगी। वाह! तो मैं अब वहाँ मतलब ये इफ यू थ्रोन इन एट द डीप एंड, तो आप तो सिंक और स्विम। हाँ, और वो उम्र भी थी उस ज़माने में, हुँ, उस उम्र में लोग जल्दी सीखते हैं। जी। तो बल्कि टीचर ने मुझसे कहा कि जितने जल्दी तुमने अंग्रेज़ी सीखी है, काश मैं इतने जल्दी फ्रेंच बोलना सीख जाऊँ। तो तो आप हमें हमें वो बताएँ, वो किस्सा जो आपने मुझे उस दिन बताया था कि जब आपको अमेरिकन फ्लैग से प्लेज ऑफ एलिजेंस जी, हर जी, रोज़ जी। करना होता था, उसके बारे में बताएँ? जी, वो रोज़ बच्चे खड़े होके अपने सीने पे हाथ रख के, और वो उनको कहना पड़ता था, आई प्लेज अलीजेंस टू द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अव्वल तो मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी, हुँ, तो मैं कहती थी आई प्लेजली एलिजेंस, जो मुझे समझ में आता था, टू द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लैग को रोज़ क्यों सलाम कर रही हूँ? हुँ। मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सब करते थे तो करना पड़ता था। तो मेरे बड़े भाई थे मुजाहिद, वो मेरे समझिए हीरो थे, मेरे मेंटर थे। तो मैंने कहा कि उनका नाम था मुन्ना। मैंने कहा, मुन्ना, ये रोज़ मुझे प्लेज अलीजिएंस करना पड़ता है अमेरिका के फ्लैग को। कहने लगे, क्या बेवकूफ़, तुम रोज़ ये करती हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगे, तुम चुप
ये किया करो, आई प्लेज एलिजेंस टू द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। कहने चुपके से अपने दिल में कह दो। हाँ। तो मैं बहुत खुश हुई, फिर 3 साल में ये करती रही। अगर आप कंपेयर करें तो उनके एजुकेशन सिस्टम में कौन सी 2 या 3 चीज़ें हैं जो आप उस कैरेक्टराइज करेंगे कि बहुत पॉजिटिव हैं? मुझे जिस तरह टीचर्स हमें पढ़ाते थे और हमारे हमसे जो बर्ताव था, उससे हमें बहुत वो आता था, खुद एतमादी, तारीफ़ें करते थे, सपोर्ट करते थे। और फिर मुझे याद है कि हर प्रोजेक्ट्स हमसे करवाते थे कि तुम ये प्रोजेक्ट करो। और मुझे याद है चूँकि मैं पाकिस्तानी थी तो मुझसे कहा कि तुम एक उस पे प्रोजेक्ट करो कि जिसमें दोस्ती दिखाओ कि किस तरह अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती होती है। तो वो मैं सोचती रही, तो मैंने कहा अच्छा, ये नहीं कहा कि कुछ लिखो, या उन्होंने कहा जिस तरह तुम ये बता सकती हो, अगर तुम लिखना चाहती हो, अगर तुम खड़े होकर कुछ बोलना चाहती हो, या अगर तुम कोई तस्वीर बनाना चाहती हो, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे तुम कुछ काम करो। अब देखिए कितने वो कितनी आज़ादी दी। तो उस पर फिर मुझे आइडिया आया कि मैं एक तस्वीर बनाऊंगी। मैंने तस्वीर बनाई, एक पाकिस्तानी हाथ, एक अमेरिकन हाथ मिला रहे हैं, और मैंने एक सफ़ेद हाथ बनाया, एक ब्राउन हाथ बनाया। तो वो बहुत पसंद आई टीचर को, और मैं समझी कि मैं तो बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इस तरह वो एक तो मौका देते थे आपको कि कुछ सोचें, खुद कुछ करें, और दूसरा तारीफ़ बहुत करते थे। तो और फिर वहाँ मैं रोज़ लाइब्रेरी जाती थी, हमारे घर के पास, स्कूल के पास, बल्कि पैदल जाती थी। जूइश कम्युनिटी सेंटर उसका नाम था। एक तो वहाँ जाती थी मैं स्विमिंग के लिए, फिर एक सैन फ्रांसिस्को पब्लिक लाइब्रेरी थी, मैं जाती थी रोज़ स्कूल के बाद। जब मैं दाखिल होती थी, हालांकि मैं दुबली पतली ब्राउन एक लड़की थी पाकिस्तानी, बिल्कुल वहाँ उनके मुकाबले में स्टंटेड लगती थी। वहाँ लाइब्रेरी में मैं पहुँचती थी तो लाइब्रेरियन इतना मुझे खैर मख्तम करती थी, अमीना हो यू've कम, अमीना देखो ये नई किताब आई है, ये पढ़ो। तो मैं समझने लगी कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। इतना मुझ में कॉन्फिडेंस आया, मैं भाग भाग के वहाँ लाइब्रेरी जाती थी, क्योंकि वो मुझे ये इस तरह वेलकम करती थी। और फिर वो भी प्रोजेक्ट्स देती थी कि आज ये लिखो, आज तुम एक हमारा कंपटीशन है, तुम उसमें लिखो कि किस तरह तुम एक ऐसे लिखो, लेकिन उसमें जो अल्फाज हैं वो सिर्फ तुम पोएम से लो, जो भी पोएम्स हैं। तो उसकी वजह से मैंने 10 किताबें पढ़ डाली, सारी उनकी पोएम, बच्चों की पोएम्स, द ओल्ड मदर हबर्ड, और ये सारी पढ़ डाली, और उनसे मैंने अल्फाज निकाले और एक पूरा ऐसे लिख दिया। अच्छा। तो इस किस्म के वो ये नहीं कि लाइब्रेरी में चुप करके बैठो, किताब लेके कुछ नहीं करो, ये नहीं था उनका एटमॉस्फेयर। तो मैं तो कहती हूँ कि जब से जो मुझे पढ़ने का शौक हुआ है वो आज तक है। वहाँ से, अमेरिका से जो वहीं से आपका शुरू स्टार्ट हुआ। जी हाँ। अच्छा, जैसे अगर हम देखें पाकिस्तान में 1985 की दिहाई में, उस ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल्स के मयार अच्छा था। जी, जी। जो लोग वहाँ से पढ़े हैं उस ज़माने में, वो खुद कहते हैं कि मयार बहुत अच्छा था। आप हमें बताएं, शेयर करें कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट स्कूल्स के भी और ऑन अ नेशनल लेवल बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, और उसका क्या सोल्यूशन है? मेरे ख्याल में बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मेरे ख्याल में ये जो डाउनफॉल शुरू हुई है, ये 80 से भी पहले 60s में ये बने थे टेक्स्ट बुक बोर्ड्स। एक तो ये जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स बन गए, और उससे पहले प्राइवेट पब्लिशर्स पब्लिश करते थे। देखिए लाहौर जो था वो था पब्लिशिंग सेंटर ऑफ ऑल अनडिवाइडेड इंडिया। अच्छा। इट वाज इन लाहौर, वहाँ हिंदू पब्लिशर्स भरे हुए थे लाहौर में। पार्टीशन के बाद सब चले गए वापस, लेकिन फिर भी मुसलमान जो रह गए, वो बहुत उन्होंने वो समझिए कि उनकी जगह ले ली और पब्लिशिंग शुरू की, और वो स्कूलों के लिए, सारे गवर्नमेंट स्कूलों के लिए वो पब्लिश करते थे। और उनको आपस में कंपटीशन होता था, तो वो उनका जब कंपटीशन होता है तो फिर म्यार भी ऊपर बेहतर होता है। तो अच्छी किताबें पब्लिश करने लगे, और साथ-साथ फिर जब उनका जो मुनाफा हुआ पब्लिशिंग से, उनको ठीक-ठाक इनकम मिली,
उससे वो जनरल बुक्स पब्लिश करने लगे। तो उस ज़माने में जनरल बुक्स की भी अच्छी खासी पब्लिशिंग होती थी। फिर ये टेक्स्ट बुक बोर्ड्स ने जो गवर्नमेंट ने फिर कहा कि टेक्स्ट बुक बोर्ड्स पब्लिश करेंगे गवर्नमेंट स्कूलों के लिए, प्राइवेट पब्लिशर्स को समझिए निकाल दिया। तो पब्लिशिंग जब से समझिए कि पाकिस्तान में बहुत झटका लगा पाकिस्तान के पब्लिशर्स को। हालांकि जब अगर ये ना होता तो कराची, लाहौर में ठीक ठाक पब्लिशर्स थे जो बहुत डेवलप हो सकते थे। मतलब अब हुए हैं, और वो क्यों हुए हैं? प्राइवेट स्कूलों की वजह से। और इनका स्टैंडर्ड क्यों गिरा गवर्नमेंट स्कूलों का? देखिए, मेरे ख्याल में तो विल नहीं है। जो हमारे लीडर्स हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है कि गरीबों के लिए अच्छी तालीम हो, अच्छे अस्पताल हों, इस किस्म की फैसिलिटीज़। वो तो ये जो एलीट कैप्चर हुआ है, तो उनके लिए तो अस्पताल हैं, उनके लिए स्कूल हैं, तो उनको क्या गर्ज़ है कि ये और वो मेरे ख्याल में वो शायद ये भी चाहते हैं कि हम जो अवाम है वो इतने पढ़े लिखे ना हो, वरना फिर वो सवाल पूछने लगेंगे और आपको चैलेंज करेंगे। ये भी डर है मेरे ख्याल में। विल की बात है, पॉलिटिकल विल इज मिसिंग, दैट इज मिसिंग। और जो सिंगल नेशनल करिकुलम जो स्टार्ट हुआ था और जो सिंध के अलावा हर जगह जो है जी शुरू हो गया, उससे क्या नुकसान हमें? बहुत नुकसान हुआ। देखिए, वो ना तो सिंगल था ना वो नेशनल था, और उससे एक तो ये नुकसान हुआ कि ये जो गवर्नमेंट का जो रोल है बहुत बढ़ गया उसमें, सिंगल नेशनल करिकुलम में, और कंट्रोल हुआ। और देखिए, एजुकेशन को आप ठीक है तो गवर्नमेंट की वो, लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम से वो फिर वही बात हुई, प्राइवेट पब्लिशर्स को कंट्रोल करने लगे और कहने लगे कि किताब में आप ये। और देखिए, हर सूबे का अलग था। केपी का अलग रिक्वायरमेंट थी, चूँकि फिर ये हो गया कि हर किताब जो आप पब्लिश करेंगे या कोई प्राइवेट स्कूल भी इस्तेमाल करेगा, उनको आपको एनओसी चाहिए टेक्स्ट बुक बोर्ड से। तो टेक्स्ट बुक बोर्ड से बड़े पावरफुल हो गए केपी में, पंजाब में, और बलूचिस्तान ने रिजेक्ट तो नहीं किया, लेकिन वहाँ उन लोगों ने इन्फोर्स नहीं किया बलूचिस्तान ने। ये ज़्यादातर पंजाब और केपी, आज़ाद कश्मीर, इन जगहों पे हुआ है। तो उनको बहुत मेरे ख्याल में इतनी पावर आ गई कि वो जब तक वो एनओसी नहीं देंगे आपको, आपकी किताब कोई स्कूल नहीं इस्तेमाल कर सकता। और पंजाब में तो वो लोग स्कूलों में जाके अलमारियां खोल के देखते थे कि किसकी किताबें हैं, कोई प्राइवेट पब्लिशर की है, अच्छा इसमें एनओसी है आपके पास। तो अब देखिए, किताबों को अगर इस तरह आप कंट्रोल करेंगे तो किस तरह तालीम होगी? तालीम में तो यह है कि आप पढ़ें, खुल के पढ़ें, जो मर्ज़ी आपको किताब अच्छी लगे आप पढ़ें, और उससे आपका। तो इसमें क्या वजूहात हो सकते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम एक तरह से हावी किया गया प्रोविंसेस पे और कहा गया कि यही फॉर्मेट फॉलो करना है, इससे फ़ायदा क्या हुआ है? ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया था 2020 में, और बस उनका ये मेरे ख्याल में वो यही चाहते थे कि कोई कंट्रीब्यूशन करें कहने को, जिसमें इतना खर्च भी ना हो। अब सिंगल नेशनल करिकुलम में एक समझिए एक पॉलिसी बना दी और उसको इन्फोर्स कर रहे थे, और लेकिन कह ये रहे थे कि ये जो इसके सिंगल नेशनल करिकुलम की वजह से सब तालीम एक हो जाएगी, एलिटिस्ट जो तालीम है वो नहीं होगी, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। यूनिफॉर्मिटी, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी किस तरह आ रही थी कि जो अच्छी तालीम थी उसको भी आप नीचे, उनका लेवल नीचे ला रहे थे, तो यूनिफॉर्मिटी आ जाती। ये नहीं कि आप भाई आपकी जो तालीम जो अच्छी नहीं है, अच्छी मियारी नहीं है, उसको आप बेहतर करें। जो चीज़ जो तालीम अच्छी मिल रही है लोगों को अच्छे स्कूलों में, उनको आप क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं? लेकिन एक ये मैंने देखा है कि ये एक एटीट्यूड है सबका कि भाई बजाय इसके कि आप अपने आप को ठीक करें, जो चीज़ फंक्शन कर रही है उसको भी आप खराब कर दें, उसको भी, और उसको कंट्रोल करें। उनको उसमें बहुत मजा आता है कि उसको कंट्रोल कर लें किसी तरह। वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। लॉर्ड एक्टन का जो डिक्टेम है। अच्छा, तो आपने अपना करियर जो शुरू किया एज वर्किंग इन अ स्कूल, जैसे आपने बताया लाहौर में आपने। जी लाहौर अमेरिकन स्कूल में मैं वहाँ से आपने स्टार्ट किया। और फिर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में आपने वर्क किया उस वक्त।
जी, लाहौर में। लाहौर ही में काम किया एंड जी। देन यू लेफ्ट OUP आफ्टर सम टाइम और आपने अपनी बुक्स का बिजनेस स्टार्ट किया। जी, मैंने 6 उसका साल काम किया 6 साल काम किया लाहौर जी। में। और उस ज़माने में छोटा-सा होता था OUP अच्छा। और लाहौर में 2 लोग होते थे और हमारा जो मेरी टेरिटरी थी वो थी दूसरे जो साहब थे मेरे साथ, उनका काम था बुक सेलर्स से ज़्यादातर डील करना। मेरा काम था स्कूलों से और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अच्छा। और टेरिटरी मेरी थी, आपको हैरत होगी, पूरा पंजाब और पूरा फ्रंटियर उफ, उस ज़माने में। तो बहुत बड़ी जी टेरिटरी हाँ, हो गई। 80s की बात है। और अच्छा, OUP इतना छोटा था कि फंड्स भी नहीं होते थे, तो मुझसे कहते थे अब वहाँ जाओ फ्रंटियर में, पेशावर जाओ, ट्रेन से जाओ या अच्छा, वैगन से जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक से। ट्रांसपोर्ट से जाओ और वहाँ सस्ते होटल में ठहरो। लेकिन आप देखिए कि 80s में आई वाज़ यंग, आई वाज़ इन माय 30s, तो अकेली मैं बैठ जाती थी ट्रेन में लाहौर में और पेशावर पहुंच जाती थी। वहाँ से पहुंचकर फिर रिक्शा लेके कोई सीडी सा होटल में जाके कमरा लेके ठहर जाती थी। उफ, वाओ। आजकल तो कोई सोच भी नहीं सोच सकता। भी नहीं सकता। हाँ, आपने कभी ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर की उस टाइम पे जब यहाँ अकेली थी? नहीं, वैसे नहीं कि मैं आराम से ठहरती थी होटल अच्छा। में। और सिर्फ ये था कि सुबह फिर मैं अपनी किताबें लेकर और कैटलॉग्स लेके रिक्शा में बैठ के फिर आप इधर-उधर जाते। मैं बाजार जाती थी अच्छा। बुक शॉप्स में। हुँ। और जब मैं बुक शॉप में गई पेशावर में और अपने कराची के कपड़े पहन के या लाहौर के कपड़े पहन के, तो जब मैं अंदर गई तो वो हैरान रह गए, क्योंकि ना मैंने सर ढका था ना कुछ। तो कहने लगे कि मैंने अपना तारुफ किया कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की नुमाइंदा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ किताबें और कैटलॉग्स। कह रहे नहीं नहीं, आप किसी मर्द को भेजें। तो मैंने कहा तो कोई है ही नहीं मर्द, मैं हूँ अगर आपको काम करना है। तो पहले तो मुझे भगा दिया, अच्छा। लेकिन मैं भी डटी रही, अगले दिन फिर पहुंच गई। मैंने कहा देखिए, अगर आपको किताबें लेनी है तो आपको मुझसे डील करना पड़ेगा। तो लेकिन मुझे बैठने तक को नहीं कहा, खड़े खड़े कह लें, अच्छा आप दिखा दें खड़े खड़े। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं आना जाना तो मेरा रहता रहा। हुँ। आखिरकार हमारी इतनी, वो ये समझते थे कि उनकी बदनामी हो जाएगी या क्या, कि किसी लड़की के साथ बैठे हुए। हुँ। लेकिन फिर मुझे वो कहवा ऑफर करने लगे, फिर कुर्सी भी दी कि बैठ जाएं और चाय भी पी लें। हाँ। तो फिर उनमें ज़रा कॉन्फिडेंस आया। लेकिन शुरू में बहुत बहुत मुश्किल से, ये समझिए, एक किस्म की प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनी उनसे। लेकिन वो भी बिज़नेस के लोग थे, उनको भी काम तो करना था। काम तो करना था और फिर आई थिंक ग्रेजुअली उन्होंने आपके लिए रिस्पेक्ट या इज़्ज़त बिल्डअप होती रही क्योंकि देखें कि जी। वो आप गिव अप नहीं कर रही थी, आप निडर थी, हाँ, पहुँच जाती थी। ऐसा-ऐसा हो गया। अगर आप उनको जैसे आप पूछें कि अगर आपको क्या नसीहत उनको देंगी फॉर वुमेन हु आर एंटरिंग द वर्कप्लेस, हाउ शुड दे डील विद ऑब्स्टिकल्स? होते तो हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं, जी। तो चैलेंजेस होते हैं, जैसे आपने डील की तो आप क्या एडवाइस देंगी? देखिए, अभी भी मेरी बहुत डीलिंग्स हुई हैं यंग लड़कियों से, जो हमारे पब्लिशिंग हाउसेस में काम करती हैं और करती थीं या करना चाहती हैं। मैंने 2 चीज़ें देखी हैं जिससे मुझे ज़रा-सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। एक तो वो इतनी कंज़र्वेटिव हैं और डरपोक हैं कि हम काम कैसे आएँ? इतने दूर हम तो नहीं जा सकते, हमें ऐसा जॉब चाहिए जो हमारे घर के आस-पास हो। वो इतने नहीं है जो जितने उनके माँ-बाप हैं। एक हुँ। लड़की ने तो मुझसे कहा कि देखिए, मैं काम करना चाहती हूँ आप लाइटस्टोन में, लेकिन मेरे वालिदैन मुझे आने नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत दूर है। तो अम, ये मेरे ख़्याल में इस तरह रोक-टोक नहीं करनी चाहिए। और आजकल तो इतनी आसानी हो गई है, आजकल तो बाइकिया है, करीम है हुँ। और यहाँ तो बसें भी अब सिंध में आ गई हैं अच्छी। तो ये हिम्मत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि मैं घर के पास काम करूँगी, तो फिर आपका फ्यूचर क्या होगा? आपके ख़्याल में जो जब आप काम करती थीं और उस ज़माने में जो लड़कियाँ थीं, वो ज़्यादा निडर थीं कंपेयर्ड टू द गर्ल्स मेरे ऑफ टुडे? ख़्याल में ज़्यादा, मैं तो ख़ैर थी, मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार थी कि अच्छा ये है तो इस तरह उसका ये इलाज करना है। लेकिन ये कहना कि नहीं मैं तो इतने दूर नहीं जा सकती। अच्छा, और मैं फिर सुबह-सुबह नहीं आ सकती, टाइम लगता है इस तरफ, हाँ। इतने नखरे हैं, मैं तो हैरान हूँ कि इस तरह फिर किस तरह आप करियर बनाएँगी अपना?
आजकल लोग वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं, शुरू से कहते हैं भाई वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होना चाहिए वरना तो मुश्किल है, हमारी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, वो ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप वर्कaholic बन जाएं, मैं भी नहीं थी वर्कaholic। बैलेंस मैंने बहुत रखा था, मैंने इस तरह रखा था बैलेंस, मेरे 3 छोटे-छोटे बच्चे थे, तो मैं अपना ऑफिस तो जाती थी, काम करती थी, लेकिन अगर कोई बच्चा बीमार हो तो फिर मैं घर रहती थी। लेकिन अगर वीकेंड पे मुझे काम करना है या शाम को करना है, लेट लेट आवर्स, अब घर पे माशाल्लाह बच्चे ठीक-ठाक हैं, तो मैं करती थी। तो इस तरह आप मेकअप करती थी? हाँ। दोनों को मैं ओवरलैप करने देती थी। मैं ये नहीं कहती 9 से 5 दफ्तर का काम है, 5 के बाद घर का है। अगर घर पे ज़रूरत हो घर पे रहती थी, अगर ऑफिस की ज़रूरत हो बेशक वीकेंड्स पे हो, कभी भी हो, मैं वो भी करती थी। तो ओवरलैप करने फ्लेक्सिबल जैसे स्केड्यूल रखा था कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उसी तरह से एडजस्ट कर लो, बी फ्लेक्सिबल। बिल्कुल। और इसी तरह मैंने अपने घर को भी रखा था कि बिल्कुल सिंपल, ये नहीं कि इतना उसको डेकोरेट कर लिया कि उसकी मेंटेनेंस हाई मेंटेन, बिल्कुल लो मेंटेनेंस सिंपल घर मैंने रखा हुआ था, हर ताकि आसानी हो आपको। जी हाँ, ताकि उसमें वक्त ना लगे। वक्त में टाइम मैनेजमेंट में बहुत करती थी, इस लिहाज से कि ऐसी चीज़ें करूं, ऐसे लिबास पहनूं, ऐसा घर रखूं कि जिसमें लो मेंटेनेंस हो, ताकि मेरा टाइम ना लगे। और जैसे मैं कहती थी, मैंने ज्वेलरी पहनने बिल्कुल छोड़ दी थी, बंद कर दी, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। वक्त ना ज़ाया कि फिर आप अलमारी खोल रहे हैं, फिर उनको डिब्बों में रख रहे हैं, फिर ख़रीद रहे हैं, पहन रहे हैं, ये तो बात टाइम है, लगता है, उसमें वक्त लगता है। और जैसे ये कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, मैंने कुछ पढ़ा मार्क ज़करबर्ग के बारे में, फेसबुक का जो है हेड, तो उनके पास वो एक ही कलर, एक ज़माने में एक ही कलर की टी शर्ट पहनते थे हमेशा, एक रंग था वो पहनते थे। तो मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा मेरे पास 6 टी शर्ट्स हैं इसी तरह की, एक ही रंग की, तो हर रोज़ मैं वही टी शर्ट निकाल के पहन लेता हूँ, फिर वो गंदी होती है दूसरी वाली पहन लेता हूँ। तो लोगों ने पूछा ऐसे क्यों, तो ताकि मेरा टाइम ज़ाया ना हो। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम मेकिंग डिसीजंस, रियली कि कपड़े क्या पहनने, तो वो टाइम मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं इस बात से काफ़ी इम्प्रेस हुई, मैंने कहा ये भी चीज़ है जो बड़े लीडर्स, और जैसे जैसे आप भी कह रही हैं कि वो सिंपल रखो अपनी लिविंग, ताकि आपके पास वक्त हो अपने करियर पे लगाने के लिए और चीज़ें करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने बिल्कुल, जो और ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। ओके, दिस जो आपने अभी बताया, दैट लीड्स इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका जो वर्क एथिक है, मैं आपको बहुत अरसे से जानती हूँ, मेरे वालिद भी आपको जानते थे, तो जैसे आपका जो वर्क एथिक है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत आप बहुत मेहनती हैं, बहुत आप दिल लगा के काम करती हैं। ऑब्वियसली आप में ड्राइव बहुत है, एम्बिशन भी है, ड्राइव भी है। तो ये आपका जो ड्राइव है और जो आपका एम्बिशन है, ये हमेशा से था या आपने अपने आप को मोटिवेट करके ये चीज़ अपने में बढ़ाई और आगे बढ़ी? मेरे ख्याल में नहीं, हमेशा नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं बहुत वो भी थी, मुझे बहुत फन लविंग, बहुत तफरीह और सैर का बहुत शौक़ था, स्पोर्ट्स का, स्विमिंग का बहुत शौक़ था, और दोस्तों का बहुत शौक़ था कि बस तो इस किस्म के शौक़ तो बहुत थे। लेकिन जब मैंने एक तो अमेरिकन स्कूल में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ मुझे बहुत मज़ा आने लगा। बच्चों के साथ, उनके साथ एक्टिविटीज़ करती थी, उनको इंग्लिश भी पढ़ाती थी, स्विमिंग करवाती थी, मुख्तलिफ। तो एक तो उनके साथ जब मुझे मज़ा आने लगा, तो ये मेरे ख़्याल है बुनियाद ये है कि जो आप काम कर रहे हैं आपको अच्छा लगे। तो फिर मैं सोचती थी अच्छा ये मैं किस तरह बेहतर करूँ, ये किस तरह बेहतर करूँ। और लेकिन ये फिर मैंने देखा कि जब तक आप उसको सीरियसली नहीं लेंगी, पूरा वक्त नहीं देंगी, तैयारी नहीं करेंगी, दिल लगा के नहीं पढ़ाएंगी, तो फ़ायदा नहीं होगा। तो वहाँ इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैं पब्लिशिंग में आई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में, वहाँ फिर मुझे अच्छा लगने लगा, मज़ा आने लगा। हालांकि बुरे एक्सपीरियंस भी होते थे लेकिन ये मुझे लगा कि मैं एक मुझे मौका मिला है कि मैं थोड़ा सा ज़रा बराबर कंट्रीब्यूशन कर लूँ, कि अच्छी किताबें मैं स्कूलों में पहुँचाऊँ। और फिर मैं जब स्कूल जाती थी, क्योंकि उस ज़माने में टेक्स्ट बुक ज़्यादा होती थी, तो मुझे वहाँ इतना अच्छा लगता था कि वहाँ के प्रिंसिपल्स कहते थे कि देखें हम ये किताब पढ़ा रहे हैं,
इसमें ये कमी है, ये खामी है। और हमारी तो जो हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं पाकिस्तान की हमें मिलती नहीं बच्चों के लिए। तो वो मैंने अपने लिए एक चैलेंज बना लिया कि वो मैं हिस्ट्री लिखवाऊंगी किसी से जो पाकिस्तानी के लिए। और वो फिर इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमने पब्लिश की थी स्कूलों के लिए। वो पहली दफ़ा एक समझिए पाकिस्तानी स्कूलों के लिए पाकिस्तान में पब्लिश की हुई हिस्ट्री किताब आई। इन चीज़ों से फिर मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिलता था, रिवॉर्ड मिलता था कि फिर साथ साथ मैं मेहनत भी करती थी और काफ़ी दिल लगा के काम करती थी। तो इन्हीं सक्सेसेस की वजह से आप प्रोपेल फॉरवर्ड होती रही, आप एंजॉय भी कर रही थी और जी। आपने ये चीज़ें से आपको मोटिवेशन एक खुद ब खुद एक मोटिवेशन बन जाती है आगे बढ़ने की। अच्छा, जी। आप पहले तो ओयूपी में थी 6 साल, राइट? जो आपने बताया कि आप केपी के और पंजाब के जी, एरिया जी। के लिए आप यू रिस्पॉन्सिबल हो, काफ़ी आपने मेहनत से काम किया। फिर आपने 6 साल के बाद अपना बुक्स का बिजनेस स्टार्ट किया, सईद जी। बुक्स के नाम से। जी हाँ, वो 85 में असल में हम लोग कराची शिफ्ट हो गए चूँकि मेरे मियाँ को यहाँ एक जॉब मिल गया लीवर ब्रदर्स में। तो हम कराची आ गए। तो मैं तो बहुत खुश होके आई चूँकि मेरे वालिदैन सब यहीं थे, जी, फैमिली थी। बहन सब फैमिली यहाँ थी। तो यहाँ के भी मैंने ऑक्सफोर्ड में काम किया 1 साल कराची आकर। फिर मुझे लगा कि अरे! ये काम तो मैं अब चूँकि घर पे आके सपोर्ट भी मिली, तो मैं खुद कर सकती हूँ, मैं खुद बनाऊँगी अपनी पब्लिशिंग हाउस। तो फिर मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे के अच्छा। और उसका 86 में मैंने अपना पब्लिशिंग कंपनी खोली, उसका नाम रखा सैयद बुक्स। और मेरी अम्मी ने मुझे अपने घर में एक कमरा दे दिया था, वो मेरा ऑफ़िस बन गया और अकेली मैं करती थी सारा अच्छा। काम। तो सबसे पहले तो मैं यूके गई। हालाँकि मैं पब्लिशर बनना चाह रही थी, लेकिन कुछ स्टार्ट करने के लिए मैंने सोचा कुछ किताबें तो लाऊँ। तो वहाँ मैं यूके गई और वहाँ मैंने पब्लिशर्स को विज़िट किया और उनसे कहा कि आप मुझे वो बनाएँ अपना पाकिस्तान का एजेंट, मैं आपसे किताबें इम्पोर्ट करूँगी। तो 3-4 एजेंसीज़ लेके मैं वापस आ गई कराची। फिर उनसे मैंने इम्पोर्ट करना शुरू किया और मेरा ब्रीफ़केस होता था उसमें, वो फिर मेरा पूरा ऑफ़िस था। उसमें लेटर हेड, अच्छा, सब रबर कुछ। स्टैम्प्स, हर चीज़। इनवॉइसेस भी बना के दे दी थी। वो मैं लेके बैंक गई और बैंक में बड़े अच्छे मुझे एक सपोर्टिव बैंकर मिल गए। उन्होंने मुझे हेल्प की। उस ज़माने में इम्पोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था। इम्पोर्ट लाइसेंस मैंने बनवा लिया। फिर मैंने एलसी खोला, वहाँ से किताबें मँगवाई यूके से। जब वो किताबें आई एयर फ्रेट से तो एयरपोर्ट में खुद गई। अच्छा, वहाँ पे। खुद उनको रिलीज़ करवाया, खुद गाड़ी के बूट में रख के कार्टन्स घर आई अच्छा, और सब कुछ खुद किया सब आपने। अकेले में। हाँ। और अनपैक करके फिर जो घर में जो मेरी अम्मी के नौकर होते थे उनसे मैं कहती थी ये कार्टन गाड़ी में से ले आओ, इस टाइप के काम। फिर इनवॉइस मैं खुद बनाती थी, कस्टमर्स को विज़िट करती थी, उनसे ऑर्डर्स लेती थी, फिर इनवॉइस बना के। और लाहौर का टूर किया, वहाँ से भी ऑर्डर्स आते थे। फिर मैं अड्डा जाती थी, ट्रक अड्डा, वाओ! और इन माय ओन कार विद द बुक्स इन द बैक। वहाँ अड्डे में फिर मैं किताबें चढ़वाती थी, अच्छा। लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ से भी ऑर्डर्स आते थे। और हैरत होगी आपको कि फिर 2 साल में मेरे पास 5 एम्प्लॉइज़ हो गए अच्छा। और बिज़नेस ठीक-ठाक मेरी चल पड़ी। और जो बहुत बड़े पब्लिशर्स मेरे पास आए, यूके से खुद आए, जो आए थे पाकिस्तान विज़िट करने, मार्केट विज़िट, मुझसे कहा कि आप हमारी एजेंट बन जाएँ अच्छा। पाकिस्तान की। तो लेकिन उस ज़माने में ओयूपी वाले भी आए, वो भी मेरे पास आए। वो कहने लगे कि आप वापस आ जाएँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो मैंने कहा कि किस पोज़ीशन में? कहने लगे कि मार्केटिंग डायरेक्टर, सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर। मैंने कहा ये क्या बात हुई? मैं तो प्रोप्राइटर हूँ। अपनी बिज़नेस की, और मेरी बिज़नेस बढ़ रही है, मेरे पास एम्प्लॉइज़ हैं, ये वो। मैंने मना कर दिया, तो चले गए वो लोग। लेकिन आपने कहा कि आप किस पोज़ीशन में जाना हाँ, फिर चाहेंगे? उन्होंने मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट किया। कह लेंगे अच्छा फिर आप हमारे साथ डिनर करें। मैंने कहा ठीक है।
आ जाती हूँ डिनर के लिए। वहाँ हम लोग गए अवारी टाउन में, जो जापानीज रेस्टोरेंट है, अच्छा। वहाँ डिनर किया, मुझे अभी तक याद है। तो कह लें आखिर आप चाहती क्या हैं? हमने आपको ऑफ़र किया है सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर। मैंने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान के। तो चुप हो गए और कह लें अच्छा, अगर हमने आपको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया तो आप क्या करेंगी, क्या काम करेंगी? मैंने कहा कि मैं स्कूल टेक्स्ट बुक्स पब्लिश करूँगी जो पाकिस्तान में ओरिजिनेट करेंगे और पाकिस्तानी बच्चों के लिए होंगे। अभी तो मैंने कहा कि आप लोग तो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से किताबें, कभी कुछ हांगकांग से और यूके से, सिंगापुर से, वो तो इम्पोर्टेड बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं यांगजी कैंग के बारे में और सारे सिंगापुर के कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान के, और ये सैयद बुक से मैं यही चाह रही थी, लेकिन इन चीज़ों में बहुत आपको वो चाहिए फंड्स, इतनी फंडिंग मेरे पास नहीं थी। तो एक हमारे पास घर था, मैंने अपनी अम्मी से कहा मैं वो अपना घर बेच रही हूँ। कह रही क्यों? मैंने कहा मैं किताबें पब्लिश करूँगी। कह रही बेवकूफ़ी की बातें मत करो, डांट पड़ गई। तो फिर ओयूपी ने आपको ये जॉब ऑफर किया? फिर उन्हें जॉब ऑफर किया और them. उन्होंने कहा कि जो आप फंडिंग आपको चाहिए हम आपको देंगे, सपोर्ट हम करेंगे, आप आ जाएं, आप बन जाएं हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव। तो उस पर मैं मान गई। तो जब आप ओयूपी गई और आप चीफ एग्जीक्यूटिव बन के गई, तो यू वर द फर्स्ट वुमन इन पाकिस्तान टू हेड एन MNC मल्टीनेशनल कंपनी। जी जी, राइट? दैट्स इट। तो आपको उस वक्त क्या कोई मुश्किलात हुए ऑफिस में और दूसरे एम्प्लॉयज से या और लोगों से, क्योंकि आप एकदम से चीफ एग्जीक्यूटिव बन के आई? बहुत बहुत मुश्किलात हुए, क्योंकि उससे 2 साल पहले तो मैं जूनियर पोजीशन में थी वहाँ। एग्जैक्टली। और एकदम से, और लोग वही थे, स्टाफ वही था। उन्होंने देखा कि अरे ये आ गई चीफ एग्जीक्यूटिव, तो उन लोगों ने आपस में बाकायदा वो किया, एक समझिए प्लान बनाया कि इनको नहीं टिकने देना। अच्छा। और वाकई मुझे बहुत तंग करते थे, क्योंकि अब मुझे फैसले करने, डिसीजंस लेने हैं, तो मुझे ज़रूरत डेटा की होती थी, तो डेटा मुझे नहीं देते थे, फाइलें छुपा ली। और फिर मेरे लिए बहुत इस किस्म की मुश्किलात पेश आई, और उनका एक ग्रुप बन गया था और आपस में वो शर्तें लगा रहे थे कि देखें 3 महीने ठहरेंगी, 6 महीने ठहरेंगी। अच्छा। 30 साल बाद में फिर तो शर्तें हार गए जी। तो फिर आपने कैसे लोगों को कैसे इनको डिफीट कैसे किया? वो हारे कैसे और आप जीती मैंने कैसे? ज़रा मालूमात की कि कौन है, कौन इनका, ये लोग कौन है, रिंग लीडर कौन है, और बिल्कुल, और सबको मैंने निकाल दिया। अच्छा। आई हैड द अथॉरिटी एज चीफ एग्जीक्यूटिव। एक करके मैंने उन सबकी छुट्टी की। अच्छा, इस तरह से। और एक तो उनमें इतने पावरफुल थे, तो लोग हैरान रह गए कि, लेकिन ये मुझे उस ज़माने में ओईपी से बहुत सपोर्ट मिली थी कि डिसीजन मैं ले सकती थी, इम्प्लीमेंट कर सकती थी। उनको मैं बता देती थी कि मैं ये कर रही हूँ। और फिर मैंने अपनी नई टीम बनाई। उससे बहुत फ़ायदा हुआ। हालांकि कभी ये भी होता है, आप अपनी टीम बना रहे हैं, आपने लोगों को रिक्रूट किया, कोई बंदा आ गया, तो ये भी हुआ। लेकिन हमेशा मैंने बहुत समझिए बहुत फेयर तरीके से, लेकिन बहुत फर्म तरीके से मैंने लोगों को रखा, लोगों को मैनेज किया, लोगों को मोटिवेट भी किया, जो लोग मुझे लगे कि अच्छे टीम मेंबर्स हैं। लेकिन जो लोग मुझे लगा सिंसियर नहीं है, या तो उनकी फिर मैं उनके साथ छुट्टी भी कर देती थी। तो आप जैसे आप डिसीजंस लेने में यू ट्रस्ट योरसेल्फ, अपनी जजमेंट, आपने हमेशा एक कॉन्फिडेंस था और पता था कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। तो ये चीज़ें जो बहुत दफ़ा लड़कियों में नहीं होती, सो दिस इज समथिंग दैट आई मस्ट अप्रिशिएट अबाउट यू। वेल, जैसे मैंने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि वो जो मेरी लाइब्रेरियन थी सैन फ्रांसिस्को में, ऐसे लोगों ने मुझे बहुत अपने आप में खुद एतमादी बढ़वाई, इन लोगों की वजह से, जो मैं साथ रही। लेकिन ये नहीं कि मैं अपने आप को समझती थी कि बस मैं ही सारे फैसले कर लूँ। मैं लोगों से राय भी लेती थी। राय लेती थी, और
कभी उनकी फॉलो करती थी, कभी नहीं करती थी। देखिए, आपकी कहानी से ये वाज़ेह है कि बच्चों पे कितना असर पड़ता है टीचर्स का, जो जी, उनके गार्डियंस हैं, जो आस-पास जो पढ़ाते हैं, जो जिनके पास आप ट्यूशन्स जाते हैं, कि बचपन में आपसे जिस तरह से लोग बात करते हैं, उसी तरह से वही इमेज आप फ़ॉर्म करते हैं अपने बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। और जहाँ जैसे यहाँ टीचर्स बहुत दफ़ा बहुत नेगेटिवली बात करती हैं बच्चों से, और या उनको समझते नहीं हैं कि इंडिविजुअल्स हैं, या उनको हुँ, जैसे ये सिंगल नेशनल करिकुलम सबको कन्फर्म करा दिया, एक ही तरह के सब एक ही तरह के, जी, एक एक ही चीज़ वन पढ़ें। साइज़ फिट्स ऑल हुँ, वैनिला कुकी कटर टाइप थिंग। तो ये बिल्कुल, तो चीज़ है कि भई बच्चों में आप फिर वो इनिशिएटिव, एंटरप्राइज़, वो ब्रिलियंस आप ख़त्म कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि एक ही तरह के सब बच्चे निकलें, स्टूडेंट्स निकलें, बिल्कुल। और बहुत दफ़ा आप डिबेट भी नहीं एनकरेज करते। तो टॉकिंग ऑफ डिबेट एंड डायलॉग, वी कम टू द कराची लिटरेचर फेस्टिवल, जो आपने स्टार्ट किया जी, जी, बैक इन 2010 आई जी, थिंक, अलॉन्ग विद आसिफ आसिफ़ फ़ारूकी। फ़ारूक़ी के साथ। तो अब वो आप इंस्पायर हुई क्योंकि आप गईं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, और वहाँ से आपको जी, आइडिया आया कि ये मैं फेस्टिवल करूँ पाकिस्तान में। जी हाँ, उस ज़माने में इंडिया का काफ़ी आना-जाना होता था, हालात बेहतर थे, तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गई और जब पहली दफ़ा मैं गई 2009 में, तो वहाँ तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत एहसास था कि हमारे एक से बढ़ के एक ऑथर्स हैं, कोई कम नहीं है, मतलब ये दुनिया में जो और राइटर्स उनसे कोई जी। कमी नहीं है। लेकिन उनको वहाँ जो मैंने जयपुर में देखा कि उनके ऑथर्स को किस तरह क्या इज़्ज़त मिल रही थी और क्या उनकी उनको उनकी शोहरत इस कदर थी और स्टेज पे आते थे तो लोग तालियाँ बजाते थे, तो मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। मैंने कहा कि हमारे इन लोगों से कोई कम नहीं है, तो उनको तो ये इस तरह नहीं, हुँ। उनको अवार्ड्स दे रहे हैं, प्राइज़ेज़ दे रहे हैं। तो मैंने वही फ़ैसला किया, मैंने कहा हाँ, मैं भी ऐसे ही कराची में करूँगी फेस्टिवल। और ये वैसे वहाँ जो इंडिया के जो ब्रिटिश काउंसिल के हेड थे वो भी आए हुए थे, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे उनको। तो मैं उनके पास गई, मैंने अपना तारुफ़ किया कि मैं पाकिस्तान से आई हूँ और मैंने कहा कि मैं भी ऐसे करना चाहती हूँ पाकिस्तान में। तो उन्होंने बहुत मुझे इनकरेज किया कि नहीं अच्छा, हुँ। तो मैं वहाँ पाकिस्तान के जो ब्रिटिश काउंसिल है आप वहाँ जाइए, मैं भी उनको मैसेज भेजूँगा, वो ताकि वो आपको सपोर्ट करें। तो अ, अब ये समझिए कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि लोग मिल जाते हैं, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, सपोर्ट हो मिल जाती है। तो फिर मैंने कराची आके फ़ौरन शुरू कर दिया और आसिफ़ फ़ारूक़ी के साथ तो मैं काम करती थी, वो हमारे उर्दू पब्लिशिंग के मेरे एडवाइज़र थे, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में। उनके बगैर पूछे बगैर मैं कोई किताब नहीं पब्लिश करती थी उर्दू में। उनसे मैंने ज़िक्र किया तो वो फ़ौरन मान गए कि हम करते हैं ये, तो फिर हमने ब्रिटिश काउंसिल के पास गए। उन लोगों ने भी मुझे बहुत इनकरेज किया, बल्कि कह लें कि हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, आप हे फेस्टिवल वहाँ होती है, आप वहाँ वो अटेंड करके आ जाएँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और लेकिन इत्तेफ़ाक से जो उन्होंने उसकी जो तारीख़ें थी मैं जा नहीं सकी। लेकिन बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने शुरू में, हुँ। बल्कि वो कहते थे हमारा एक कमरा आपके लिए तैयार है यहाँ, आप जब आएँ यहाँ अपनी प्लानिंग करें, ये आपको सेक्रेटेरियल हेल्प मिल जाएगी सब कुछ। तो लेकिन बहरहाल वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, हम खुद कर लेते थे। और फिर हमने 2010 में लॉन्च कर ली अपनी फेस्टिवल, जी, it went कार्ल्टन from होटल। strength to strength हुँ, every year. I think the numbers of people who came there वो तो बढ़ते जा रहे थे। जी हाँ, जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में रीडिंग का, किताबें पढ़ने का जो रुझान है, ये जो हैबिट है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है। तो अब जो है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ आपकी क्या राय है इस जी। बारे में कि किताबों का कल्चर ख़त्म हो गया पाकिस्तान में या नहीं? मेरे ख़्याल में नहीं हुआ, लेकिन उसको ख़त्म ना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अ, लेकिन आप देखिए, एक तो ये लिटरेचर फेस्टिवल जो आसिफ़ और मैंने जो शुरू की, तो हमारा मकसद यही था कि लोगों को किताबों की तरफ लोगों को लाया जाए और किस तरह वो करें कि उनको ऑथर से मिलवाएँ। अब वो विक्रम सेठ आए थे हुँ, और हमारे पाकिस्तानी ऑथर्स तो ख़ैर इंडियन होते थे, राइटर जी। ज़हरा निगाह और इफ्तिख़ार आरिफ़, किशन नाहिद, इन लोगों पे जब ये आते थे और जो ये बातें करते, तो मैं तो उनसे कहती थी आपके मुँह से फूल झड़ रहे हैं। बिल्कुल। और वाक़ई जो ऑडियंस थी, वो बहुत खुश होती थी और इनसे इतना
सवाल जवाब, टाइम ख़त्म हो जाता था और वो लोग चाहते थे कि चलता रहे। तो और वहीं हमने बुक फेयर भी लगाई हुई थी, सारी किताबें, जी। और हम कहते थे कि देखिए ये आपको मौका है, वो साइन कर देंगे आपकी किताबें। तो बहुत किताबें बिकती थी। आपको हैरत होगी, एक फेस्टिवल में 1 करोड़ की किताबें बिक जाती थी। माशाल्लाह से। माशाल्लाह। तो आपको अ, लगता है अंग्रेजी किताबें ज़्यादा बिकती हैं फेस्टिवल्स में या उर्दू की? उर्दू की तो मेरे ख्याल से कम ही जी। पब्लिश होती है, इतनी हालाँकि होती भी उर्दू नहीं। उर्दू रीडरशिप बहुत ज़्यादा है अंग्रेज़ी अच्छा। से, लेकिन किताबें बिकती अंग्रेज़ी में हैं। ये अजीब बात है। हाँ, एक तो ये है कि मेरे ख़्याल में उनको अफ़ोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, वो ख़रीद सकते हैं। ये भी एक मुझे अफ़सोस होता है कि यहाँ अगर आपको किताब पढ़नी है तो आपको खरीदनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप लाइब्रेरीज़ लाइब्रेरी से ले आएँ। लाइब्रेरीज़ का मसला जो है, जी हाँ। कम हो गई लाइब्रेरीज़, हुँ, बंद हो गई हैं। कम हो जैसे गई हैं। अब ये जो बहुत मशहूर बुक शॉप थी टॉमस एंड टॉमस सदर में, जो जी, जिनके जो वो थे नज़ीर साहब थे उनके ओनर। शॉपकीपर या जो हुँ, उनके ओनर थे, वो खुद जी। इतने पढ़े लिखे स्कॉलर की तरह थी। जब मैं जाती थी बहुत दफ़ा अपने वालिद के साथ, हुँ, वालिद साहब के हुँ। साथ, तो जो उनकी गुफ्तगू होती थी, लगता था जैसे कोई स्टेट्समैन या कोई लीडर से बात हो रही है। हुँ, उनको सब किताबों का पता होता था कि किस किस किताब में क्या लिखा है। और आजकल अगर आप जाएँ तो आप देख लें हाल क्या है, जो थोड़े बिल्कुल। से बुक शॉप्स रह गई हैं, लेकिन अफ़सोस होता उसका है। उसका मैं ये कहूँगी कि ये किताबें ये होती थी वहाँ सदर में और जी। ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट में। ये किताबें अब क्लिफ्टन और डिफेंस और पीसीएचएस में शिफ्ट हो गई हैं एक लिहाज से। जैसे पाक अमेरिकन वहाँ होती थी, तो वो अब बहादुराबाद में आ गई है। तो ये नहीं कि कम हुई हैं, आपको हैरत होगी फैसलाबाद में 40 बुक शॉप्स हैं। वॉव! ये मुझे नहीं पता था। अच्छा। फैसलाबाद में यानी कि लोग फिर पढ़ने-लिखने हाँ, का शौक है उनको। हाँ, लेकिन एक तो ये है कि टेक्स्ट बुक्स भी वो तो हुँ, लेनी पड़ती हैं। टेक्स्ट बुक्स ऑफ कोर्स वहाँ हाँ। सक्खर में गई थी, सक्खर में इतनी बुक शॉप्स हैं, तो बुक शॉप्स बंद नहीं हुई। वो एक तो कराची में तो शिफ्ट हो गई, वहाँ से सदर से और दूसरी जगहों से। और लोग कहते हैं कि ये यही समझते हैं कि बंद हो गई, जैसे टॉमस एंड टॉमस, लेकिन वो इत्तेफ़ाक से वो वाक़ई बंद हो गई। मतलब ये वो दूसरी जगह नहीं खुली। लेकिन अब आप किताबों की दुकान पे जाएँ और आप अगर ओनर से पूछें या जो सेल्समैन है उनसे कुछ हुँ, पूछें किसी किताब के बारे में या सब्जेक्ट के उनको कुछ नहीं पता। ना उनको हुँ, ऑथर्स का नाम पता है, ना टाइटल पता है, वो ढूँढना पड़ता है डेटाबेस में हर हर बिल्कुल। लेटर आपको स्पेल आउट करना पड़ता है, उनको कुछ नहीं पता। तो हाँ, जैसे कि पहले वाले ओनर्स थे या बिल्कुल। सेल्समैन थे, बड़े पढ़े-लिखे थे और उनको समझ में आता था। अब हुँ, 1 मिनट में अपनी किताब आप चूज़ कर लेते आपको। थे। अब उनको कुछ ज़्यादा समझ नहीं है। कराची वालों की हुँ। बात कर रही हूँ, जहाँ तक मैं गई हूँ। बिल्कुल, आपको गाइड करते थे। अगर आपने बिल्कुल। किसी सब्जेक्ट पे, तो आपको 6 किताबें दिखाते थे एग्ज़ैक्टली यही उस चीज़ हम सब्जेक्ट मिस में। करते हैं अब, क्योंकि हुँ, वो नहीं है, वो आपको खुद ही अपनी पूछ-गछ हाँ, करके, खुद ही समझ के खुद ही ढूँढ के खुद ही ढूँढ के आप वहाँ वहाँ। आधा-आधा घंटा वेट कर रहे हैं, ढूँढ हुँ, रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ नहीं पता कि किताब है भी या नहीं है। वाक़ई और ये डेटाबेस में भी बहुत दफ़ा लिस्टेड नहीं होती, तो तब तो बिल्कुल ही क्लूलेस होते हैं। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है टाइम के साथ चीज़ें बदलती भी हैं। हुँ, लेकिन अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ जैसे आपने कहा कि आपने किसी इंटरव्यू में कहा कि लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं इन देयर 20s और जी, मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया इन माय इन माय 70s। 70s। सो दैट्स आल्सो लोग रिमार्केबल। हँसते हैं जब भी मैं कहती हूँ कि नहीं, बट दैट शोज़ योर इनिशिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड योर जी, स्पिरिट। तो आपने फिर स्टार्ट किया ये अब आप बताएँ अपने स्टार्टअप के बारे में अपने जी, अल्फाज़ जी, में। ये 2019 से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, और ये पब्लिशिंग फर्म है आपकी? जी, जी, लाइटस्टोन पब्लिशर्स, और इसको हमने लॉन्च की 2019 में। अब माशाल्लाह तकरीबन 6 साल हो गए, सब साढ़े 5 साल। तो इसमें वैसे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा। और उसकी वजह ये है कि जो मेरे मैं ख़्याल 30 साल तो मैं ऑक्सफ़ोर्ड में थी, 25 साल मुझे बहुत वहाँ समझिए ऑटोनॉमी थी, बहुत ट्रस्ट था, बहुत सपोर्ट थी। वो फिर वहाँ मैनेजमेंट चेंज हो गई, नए लोग आ गए, अच्छा, तो चेंज। उनके कुछ और वो थे वैल्यूज़ या क्या, तो वहाँ फिर वो बात नहीं रही। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तो और फिर हर चीज़ बहुत ही समझिए ज़रा-सी स्लो हो गई, डिसीज़न मेकिंग, और तो यहाँ आके मुझे फिर वही आज़ादी मिल गई। हुँ, हालाँकि छोटे स्केल पे, हालाँकि ओयूपी भी जब मैंने जॉइन किया, इट वाज़ अ छोटा टाइनी। जी, टाइनी तो एंटरप्राइज़। तो यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि अपने फ़ैसले कर रही हूँ, और माशाल्लाह जहाँ जाती हूँ सपोर्ट मिलती है लोगों का की तरफ से।
और आपका स्टार्टअप ग्रो भी कर रहा है ना, अब आप जी बहुत ज़्यादा, आप काफ़ी सारी किताबें पब्लिश करी। शुरू में जी तो आपकी थोड़ी थोड़ी किताबें थी, अब आप ज़्यादा किताबें पब्लिश कर रही हैं। मतलब ये हर दूसरे तीसरे साल हम डबल हो जाते हैं। अच्छा, और माशाल्लाह। अब तो मतलब ये इतनी हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ गए हैं कि अब हमने कहा कि आई एम सॉरी, हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि हम समझिए 6-7 महीने में हम किताब पब्लिश कर देते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इसमें चेंज ना आए। अगर ज़्यादा हम लेने लगेंगे तो फिर वो ज़रा बढ़ जाएगा, लाइन लग जाएगी किताबों की। लेकिन पब्लिशिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में तो बहुत ही अपनी इन्फेंसी में है ना। बहुत दफ़ा राइटर्स कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि भाई हमें पब्लिशर्स मिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल है जी पाकिस्तान में। जब से इंडिया से जब वो किताबें इम्पोर्ट बैन लगा और इंडिया से किताबें नहीं आ रही, राइट? जी हाँ, बिल्कुल तो बैन उसकी लग वजह गया से है। बहुत प्रॉब्लम है। जो लोगों ने हुँ, इंडिया में पब्लिश किए वो फिर किताबें यहाँ नहीं आ सकती, तो ये इश्यूज चल रहे हैं। तो इसमें कहते हैं एडवर्सिटी देयर इज हुँ, अपॉर्चुनिटी। तो बिल्कुल। पाकिस्तान की पब्लिशिंग इंडस्ट्री, जैसे आपने तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है और आप कर रही हैं, लेकिन और लोग, बहुत कम पब्लिशर्स हैं पाकिस्तान में। आपका जैसे कंपटीशन कम ही होगा, नहीं वैसे हैं थोड़े काफ़ी बहुत। पब्लिशर्स जो चले आ रहे हैं। यहाँ जो ज़्यादातर जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है वो समझिए कि फैमिली ओन्ड है। हम्म, तो जिनके बाप दादा ने शुरू की थी वो वो तो कर मुझे रहे पता हैं। है जी। और वैसे ये इंडिया से जो बंद हुआ है ये एक किस्म की वाकई अपॉर्चुनिटी हो गई है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि अब ये पहले तो इंडिया जाते थे और इंडिया से यहाँ किताबें आ जाती थी। लेकिन अब अच्छा, इंडिया में आपको हैरत होगी कि वहाँ जो पब्लिशर्स होते थे, जो ऑथर, मैं उन ऑथर से कहती थी कि देखिए आप बेशक इंडिया जाएं, लेकिन पाकिस्तान राइट्स उनको मत दें। पाकिस्तान राइट्स आप अपने पास रखें, वो आप पाकिस्तान में पब्लिशर्स को दें, मुझे दें या जिसकी मर्जी, आपको जिसको चाहें आप दे दें। तो वो कहते थे कि हमने तो यही कहा इंडियन पब्लिशर्स से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर हम आपकी किताब पब्लिश नहीं करेंगे, आप हमें अच्छा, पाकिस्तान राइट्स दें। अच्छा। तो असल में वो ये करते थे कि इंडिया में पब्लिश करके पाकिस्तान में बेचते थे जी अपनी किताबें, जी इंडिया में जी। इतनी नहीं। हम्म। तो और हमारे ऑथर्स खुश हो जाते थे कि हमारी तो इंडिया में भी बिकेगी, पाकिस्तान में, लेकिन बिकती यहाँ थी। दिखती आती जी, ये तो मैंने देखा था। तो अब यहाँ भी काफ़ी पब्लिश कर रहे हैं। और अब मतलब पाकिस्तान में भी हम नॉवेलें हमने भी पब्लिश करनी शुरू कर दी। आपके लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर या ऐसे कोई एनी पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड यू? वैसे मतलब ये ज़िंदगी के बारे में जो मेरी खाला क़ुर्रतुल ऐन हैदर हैं, उनसे मैं बहुत उनके साथ वक़्त गुज़ारती थी। तो उनकी बातों से भी मैं बहुत इंस्पायर होती थी। और ख़ास तौर पे इस बात पे कि वो भी समझिए कि बिल्कुल उनको जुनून था लिखने का। उनको तो मैंने बचपन से देखा है, जब वो कराची में पहले आई थी, कराची से फिर गई थी 59 में वापस। तो मेरी अम्मी मुझे ले जाती थी, मैं छोटी-सी होती थी उनके घर। और वहाँ मैं देखती थी आग का दरिया जो उन्होंने लिखा है, वो मैंने देखा है अपनी आँखों से, किस तरह उन्होंने लिखा है आग का दरिया, कराची में। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। उनका राइटिंग रूटीन क्या होता था, जैसे आप कह रहे हैं आपने देखा? ये मैंने देखा कि वो बैठ के कागज़ पे लिखती थी, आग का दरिया लिख रही थी। उनके पास काफ़ी कागज़ होते थे, वो लिख के फिर नीचे डाल देती थी। फिर एक और सफ़ा उठा के फिर कुछ लिखती थी, नीचे डाल देती थी। और हम लोग छोटे-छोटे होते थे, मेरी कज़िन्स और मैं। फिर वो कहती थी कि कागज़ अब फैल जाते थे, अच्छा ये कागज़ समेटो, मैं तुम्हें 1 रुपया दूँगी। तो हम लोग भाग के फिर और मैं ये सोचती थी कि मेरी अम्मी मुझसे कहती थी जब मैं कागज़ में कुछ लिखती थी कि कोई जगह मत छोड़ो, पूरा भरो कागज़ दोनों साइड से। और मैं सोचती ये तो 2-3 लाइनें लिख के नीचे डाल देती हैं कागज़। तो वो तो फिर सब कागज समेट के और गैदर करके वो बनी किताब, वो किताब आग के बनी दरिया। और क्लासिक है, क्लासिक है ऑफ कोर्स। बिल्कुल। लेकिन अब भी बहुत मैं लोगों से इंस्पायर होती हूँ। डॉक्टर अदीब रिज़वी से मैं ऑफ बहुत कोर्स इंस्पायर वो हुई तो हूँ। हैं आइकॉन आइकॉन पाकिस्तान के। और सैयद बाबर अली साहब से। जी माशाल्लाह वो 99 के हैं, माशाल्लाह। लेकिन ऑफ़िस जाते हैं। ये बहुत और इम्पोर्टेंट है कि आप रिटायरमेंट के जी, बाद भी आप जो है अपने आप को जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये ना सोचें कि बस अब हम तो इतने बड़े हो गए हैं कि अब हमें आराम का हाँ, ये नहीं होना ये नहीं चाहिए, होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। एनी रिग्रेट्स? ओह! लॉट्स ऑफ रिग्रेट्स। लेकिन अब यही तो ज़िंदगी है कि आप कभी गलत फ़ैसले करते हैं, कभी उसका नुकसान भी उठाते हैं, लेकिन फिर
कभी सही भी फैसले हो जाते हैं। तो एक रिग्रेट तो जब मैं सैयद बुक्स चला रही थी और वाक़ई वो ग्रो कर रहा था और मेरा काम शुरू हो गया था, और बल्कि पहले ही मैंने एक किताब भी कमीशन कर दी थी कि थोड़ा एक किताब पब्लिश कर लूँ, क्योंकि वो मेरा था असल मकसद। ये नहीं कि मैं इम्पोर्टर बन जाऊँ यूके से मंगवा के। शुरू में करना पड़ा ताकि सस्टेन अपने आप को करने के लिए। लेकिन जब ये ओयूपी में वो भी मैं अपने वालिदैन और बच्चे तो जब छोटे थे, बहन भाइयों से पूछती थी, तो उन सब ने कहा कि नहीं बहुत। लेकिन जो मेरी बहन नौशाबा बरनी थी, उनसे मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि वहाँ चली जाऊँ। कह लें कि यू मस्ट बी मैड। उन्होंने मुझे डांटा। कह लें कमाल करती हो, तुम्हारी अपनी बिजनेस, तुम प्रोप्राइटर हो, तुम्हारी बिजनेस बढ़ रही है, तुम जाके फिर नौकरी करने के लिए चली गई। मैंने कहा नहीं आपा, असल में मसला ये है कि वो मुझे फंडिंग देंगे ताकि मैं फिर फ़ौरन पब्लिशिंग शुरू कर दूँ ये वो। कह लें तो क्या हुआ, तुम अपनी ठीक है आज नहीं तो कल कर लेना। तो उसका वैसे मुझे है अफ़सोस है, चूँकि अपनी चीज़ की तो बात ही और है। तो आप मतलब अपना बिज़नेस इस पूरे टाइम में आप ग्रो करती, जो आपने स्टार्ट किया था उस वक़्त? बिल्कुल, जब से अगर 30 साल में जो मेहनत मैंने ओयूपी में की है, जी। उसमें करती, तो ज़ाहिर है फिर और फिर अपने मर्ज़ी का काम करती। यहाँ तो ज़रा-सा जो सिस्टम है, उसी में फ्रेमवर्क में आप काम कर सकती हैं। लेकिन चलें कोई बात नहीं, हो गया। अच्छा, यू आर नॉट एन ओवरथिंकर, आप चीज़ों पे ड्वेल नहीं करती, ज़्यादा उसके बारे में सोचती नहीं, यू जस्ट मूव ऑन। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ, मैं पढ़ा करती थी किताबों पे और इट केम टू पास कि चीज़ वक़्त आता है, गुज़र जाता है। तो वक़्त में अगर कुछ गलत काम हो गया, कोई आपसे गलती हो गई, तो ठीक है, गुज़र जाएगा। आगे कुछ और हो सकता है, बेहतरी आए। जैसे कहते हैं ना कि सेरा सेरा कि जो व्हाट विल हैपन, सो आई मीन यू कांट, दैट्स जस्ट लाइफ। और फिर अल्लाह की मसलहत, मैं तो उसमें कायम हूँ कि कुछ अगर बुरी बात होती है तो अल्लाह की मसलहत। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर अ फायरसाइड चैट। आपने तो इनॉग्रल जो सेशन था हमारा पहला वाला, आप पहली मेहमान है हमारे सेशन में। अच्छा। और आई होप आपने हमारी जो गुफ्तगू थी वो और है इंजॉय की, इतनी ही जितनी मैंने इंजॉय की, और हमें सीखने का मौका मिला आपकी बातें सुन के। एंड यू आर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड यू आर एन आइकॉन। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग अगेन एंड अगेन। माहीन, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।